हाय गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और जैसे कि हम जानते हैं, अभी हम फिलहाल यूजीसी नेट के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो भी कंटेंट है वो यूजीसी नेट के लिए ही आता रहेगा। पेपर वन पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं एक बड़ी ऑडियंस को कैटर करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स की वीडियोस तो खैर आते ही रहते हैं। और अभी फिलहाल हम पेपर वन यूजीसी नेट के लिए रहते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है दिसंबर 2024 का साइकिल का एग्जाम जनवरी के मंथ में होने वाला है 2025। और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। फॉर्म फिलअप का डेट अब क्लोज हो चुका है, विंडो भी क्लोज हो जाएगा अगर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं तो। हालांकि पेमेंट का जो तारीख है वो अभी भी ड्यू है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो प्लीज़ जाके पेमेंट कर दें। और अपने टाइम शीट का इंतज़ार करें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट वीडियो में मैंने हायर एजुकेशन पे एक क्लास लिया था। हायर एजुकेशन पेपर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम सब जानते हैं। वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हर साल बनते ही बनते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, काफ़ी फैक्ट बेस्ड यूनिट है, यानी कि उसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमने पिछले दिन एंशियंट एजुकेशन इन इंडिया पे पढ़ाई की थी। आज हम उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको क्विक रिवीजन करेंगे। मैं अपने सेल्फ नोट्स के साथ आपके साथ आया हूँ। तो मेरे सेल्फ नोट्स के साथ आप पढ़ें और क्विक रिवीजन करें मेरे साथ, ताकि एग्जाम से पहले आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बुलंद हो। ठीक है। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा अपना नोट्स। पिछले वीडियो में देख रहा था, उसमें मैंने जो नोट्स शेयर किया था वो थोड़ा जूम आउट था, मतलब थोड़ा दूर था पिक्चर। शायद उतनी क्लैरिटी के साथ दिख नहीं रही थी, पर आज की वीडियो मैंने जूम कर दिया है, तो आई गेस आपको अब ये भी अच्छी तरह से दिख रहा होगा। हैंडराइटिंग मेरी उतनी भी बुरी नहीं है, मैं जानता हूँ हैंडराइटिंग मेरी ठीक ठाक है, यानी पढ़ने योग्य तो है। ओके। तो आज हम एंशियंट एजुकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसे। और आज हम देखेंगे कि हम पहला जो चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले दो तीन बार से मैं देख रहा हूँ यूजीसी नेट में बुद्धिस्ट एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पे को अच्छे से पढ़ लीजिए। बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस लेके यूजीसी नेट हमेशा आते हैं, एनटीए वाले। तो बुद्धिज्म से कभी इस तरह से पूछा नहीं गया, तो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड time for questions from Buddhism. All right. Uh, yeah, here we go. So, बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो फर्स्ट सरमन बुद्धिज्म का कहाँ हुआ था, अगर सवाल पूछा जाए तो इसका सीधा जवाब है सारनाथ, विलेज ऑफ सारनाथ। तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखा है, जिनका पेपर टू हिस्ट्री, तो जानते ही होंगे सारनाथ की इंपॉर्टेंस के बारे में, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। तो सारनाथ का नाम अपने जहन में बैठा लीजिए, सारनाथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारनाथ। ओके। बुद्धा सजेस्टेड मिडिल मार्ग, यानी मध्यम मार्ग जिसे हम कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया था। और उसके बाद बुद्धिज्म एजुकेशन में कहते हैं बेगिंग टू रिड ऑफ ईगो, यानी कि बेगिंग, भिक्षा, भिक्षा के बारे में कहा जाता है कि आपको भिक्षा मांगनी चाहिए अपने अहम से, अपने अहंकार से उभरने के लिए। एजुकेशन एट 8, यानी 8 साल की उम्र में एजुकेशन स्टार्ट होती थी बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में। सारी फैक्चुअल चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिड नॉट रिटर्न आफ्टर एजुकेशन बिकम मंक, यानी बुद्धिज्म एजुकेशन में स्टूडेंट वापस नहीं आता है, वो मंक हो जाते हैं, यानी कि वो एक तरह से कहें तो साधु हो जाते हैं। बुद्धा हैज ओरल टीचिंग, ओरल मेथड ऑफ टीचिंग होता था। और 25 बीसी में उनके टीचिंग्स को लिखा गया है। और लिखा कौन सी भाषा में गया है, याद रखना है, पाली, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। बहुत लोग गच्चा खा जाते हैं इस पे। ऑप्शन में संस्कृत दिया रहता है, वो संस्कृत क्लिक करके आ जाते हैं, पर संस्कृत है ही नहीं लैंग्वेज बुद्धिज्म के समय। वो ऑफ कोर्स पाली लैंग्वेज है। और हालांकि जब मौर्य साम्राज्य का भी पीरियड के दौरान कोई भी क्वेश्चन अगर रहे उस काल में, तो भी आपका जो मेन लैंग्वेज है वो पाली ही होगा। अदर टेक्स्ट क्या क्या है बुद्धिज्म में, तो हम कह सकते हैं दिव्यदान है, दीपवमसा है, महावमसा है, मिलिंद पुराण है। और फोर नोबल ट्रूथ के बारे में कहा गया था। फोर नोबल ट्रूथ तो सबको पता होना चाहिए। और एट फोल्ड पाथ, तो फोर नोबल ट्रूथ और एट फोल्ड पाथ के बारे में कहा गया था बुद्धिज्म में। अभी अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, सॉरी, यहाँ पे, ये ना, हाँ। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, नो सुप्रीम गॉड और डीटी, यानी बुद्धिज्म कोई सुप्रीम गॉड या डीटी के बारे में बात नहीं करती है। ठीक है।
ऑब्जेक्टिव इज निर्वाणा, निर्वाणा ही इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है, निर्वाणा यानी कि आप इसको मोक्ष मान सकते हैं, मोक्ष। ठीक है। आस्क टू रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, यानी कि हिंसा से दूर रहना है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से भी इंसान को दूर रहना है, यानी कि सेक्सुअल दुर्व्यवहार नहीं करना है, चोरी, इंटॉक्सिकेशन, इन सब चीजों से दूर रहने को कहा जाता है बुद्धिज्म में। फोर मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें देखने को मिलते हैं, चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चार काउंसिल्स थे, कहाँ कहाँ थे वो। पहला काउंसिल कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिज्म को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक महायान, पिछले दिन मैंने इसके बारे में बताया था, यानी कि ग्रेटर व्हीकल, ये बुद्ध के जो मूर्ति पूजन है उसमें विश्वास रखते हैं। और एक हीनयान, हीनयान यानी कि लोअर व्हीकल, ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बात करते हैं, उस पे एम्फोसिस करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं जैन एजुकेशन की तरफ। जैन एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। जैन एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस बने नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैन एजुकेशन से नए क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, हमारे बन सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है। तो जैन एजुकेशन में सबसे पहली बात जो की जा रही है वो 64 स्क्रिप्ट की कही जा रही है, यानी कि समव्य सूत्र। उसके बाद प्रज्ञापारा, यानी कि 12 स्क्रिप्ट्स की बात की जा रही है, और जो भाषा है वो है प्रकृत, प्रकृत भाषा में जैन एजुकेशन को एम्फोसिस किया जाता है। इनमें नॉलेज मेथड्स क्या क्या है? मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन आंसर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और सेमिनार्स। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू ज्ञान जो है वो बांटा जाता है, यानी कि एजुकेशन जो है वो दी जाती है। टीचर्स की बात कर ले, तो टीचर्स भी कई कैटेगरी में विभाजित हो सकते हैं। जैसे कि टीचर सिर्फ गुरु नहीं होता, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो सबसे पहला जो होते हैं वो होते हैं आचार्य। आचार्य, अब आचार्य कौन होते हैं? जो फीस लेते हैं, जो हु चार्जेस फीस, दिस दे आर कॉल्ड आचार्यस। फिर एक होते हैं उपाध्याय, उसके बाद होते हैं उपाध्याय। ओके। उपाध्याय कौन होते हैं? टॉट अ पोर्शन ऑफ वेद, जो आपको वेद का एक हिस्सा या एक अंग, एक भाग पढ़ाते हैं, उसे हम उपाध्याय कहते हैं। फिर होते हैं चरक, चरक यानी वैंडरिंग स्कॉलर्स, जो घूमते रहते हैं। फिर आते हैं गुरु, गुरु यानी जो गृहस्थ है, जो व्यक्ति गृहस्थ है पर वो ज्ञान दे रहा है, वो गुरु कहलाता है। फिर कहलाते हैं हम यजनस्तिका, यानी स्कॉलरशिप गिवर, जो व्यक्ति हमें छात्रवृत्ति देता है। और एक होता है शिक्षक, शिक्षक वो होता है जो हमें आर्ट सिखाते हैं, जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, उसे हम शिक्षक कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि ये जो चीजें हैं, ये जो रेफरेंसेस है, ये एंशियंट इंडिया का रेफरेंसेस है। एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का रेफरेंसेस है। ये आज के तारीख में इसका डेफिनेशन ये नहीं है। ठीक है। आज हम नॉर्मल टीचर को भी शिक्षक या गुरु कह देते हैं। ओके। पर ये एंशियंट इंडिया के हिसाब से बताया गया है आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में। इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशंस कितने तरह के होते थे? तो कई तरह के होते हैं। देखिए इसमें को समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो हो गया गुरुकुल, गुरुकुल यानी हाउस ऑफ टीचर, गुरु का जो आवास है वो गुरुकुल हो गया। फिर होता है परिषद, परिषद वो होता है जहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती है। फिर होता है गोष्ठी, गोष्ठी यानी कि कॉन्फ्रेंसेस, मिथिला में ये काफी प्रसिद्ध है। फिर आश्रम, आश्रम यानी अग्निष्ठान, जहाँ पे ब्रह्म स्थान हो सकता है, विष्णु स्थान हो सकता है, वो आश्रम कहलाता है। ठीक है। फिर विद्यापीठ, विद्यापीठ यानी कि शंकराचार्य जी का है ये बेसिकली। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बात करता है, जब पर्टिकुलरली एजुकेशन जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब दी जाए तो विद्यापीठ कहलाता है। ठीक है। फिर होता है घटिका, घटिका यानी कि जो एक डिस्कशन चेम्बर कह लो आप, ये साउथ इंडिया में ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। फिर अग्रहार यानी कि गांव। मठ, मठ यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी होती है, जैसे कि कोई प्रसिद्ध मठ हो गया, जैसे गोरखपुर का मठ हो गया। फिर इसके बाद और भी कैटेगरीज इसमें हमें देखने को मिलती है, जैसे विहार होता है, विहार यानी कि जैसे कि आप नो स्पेशली ये विहार जो है वो बुद्धिज्म में ज्यादा देखा जाता है, कि वहाँ विहार होते हैं जहाँ पे बुद्धिज्म और मोनार्क ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी। बुद्धिस्ट काउंसिल जिसका मैं बात कर रहा था, कि बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या चीजें और कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो हम जानते हैं चार बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। क्रोनोलॉजी, तो इसको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में याद रखिए। क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन सा
पहले आया था, कौन सा दूसरा आया था, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आप अरेंज करो। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ था, तो प्लेसेस पता होने चाहिए। जो पहला काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो अजात शत्रु के समय हुआ था राजगीर में, 483 बीसी। कब हुआ था ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर क्रोनोलॉजी तो है ही। दूसरा जो काउंसिल है वो वैशाली में हुआ था, वैशाली यानी बिहार, तो राजगीर भी बिहार में आता है और वैशाली भी बिहार में आता है। ये 383 बीसी में हुआ था। जो तीसरा जो काउंसिल था वो अशोक, महाराज अशोक किस काल में हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र भी अगेन बिहार में ही आता है, आज का पटना है ये, आज का पटना यानी बिहार की राजधानी। ये 250 बीसी में हुआ था। और जो सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट जो काउंसिल है, फोर्थ काउंसिल, वो कनिष्क के टाइम पे हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में भी कहाँ पे, कुंडलबन में, 72 एडी में। यानी कि आप इसको दो तीन पैटर्न में याद रख सकते हैं कि तीन काउंसिल जो हुए हैं वो बिहार में हुए हैं, वो बिहार में हुआ है। बिहार में भी कौन कौन सा, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। आरवीपी, इस तरह से याद रख लो, आरवीपी, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है। और जो आखिरी काउंसिल है, यानी कि जो 72 एडी में हुआ है, वो कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में, कश्मीर में हुआ है। ठीक है। तीन काउंसिल जो हुए हैं वो बीसी पीरियड में हुए हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, ईशापुर में। और एक काउंसिल जो हुआ है वो एडी में हुआ है। तो आप इस तरह से जब बाइफरकेट करके चीजों को पढ़ लेते हो तो आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता है। और एक और चीज इसमें याद रखना है आपको, इनका नाम, पहला अजात शत्रु के समय हुआ, दूसरा कालाशोक के समय हुआ, तीसरा अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय। इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्वेश्चंस किसी भी टाइप के पूछ सकते हैं, वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग हो सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या है। हाँ, ओके। आई थिंक अब जो मैं बताने वाला हूँ वो हायर एजुकेशन यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन अगर कोई हो हायर एजुकेशन का, तो ये सेक्शन हो सकता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछी जाती है। अब यूनिवर्सिटीज में भी स्पेशली एंशियंट यूनिवर्सिटीज पे वो बहुत सवाल पूछते हैं। आई थिंक पिछले दो तीन यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ, दो तीन सेशंस में, उसमें तो भर भर के पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, एंशियंट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में, यानी एंशियंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर। अब जब मैं एंशियंट यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नालंदा भी इसमें आएगा, इसमें और भी यूनिवर्सिटीज आएंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा एक जो हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड की यूनिवर्सिटीज, यानी कि जब लंदन स्कूल ऑफ मॉडल पे तीन यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी। फिर कैसे हम देखते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी बनती है, फिर हम कैसे देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनती है, पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है जी, 1880 के दशक में। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनते हैं इंडिया में। फिर हम देखते हैं किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं। तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही डिटेल टॉपिक हो सकता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और कॉलोनियल पीरियड के समय कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी थी। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं एंशियंट यूनिवर्सिटीज पे बात करूंगा, एंशियंट यूनिवर्सिटीज पे। और पहला नाम जो है वो तक्षशिला। अब आपको ये बहुत ही हैफाजार्ड दिख रहा होगा, मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। ये जो चीजें आप देख रही हैं ना, ये जो चीजें हैं ये मैंने शुरू में लिख रखा था अपने नोट्स में। पर जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे कुछ और चीजें मालूम पड़ी एंशियंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्योंकि काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस टाइप रहते हैं, एमसीक्यूज टाइप रहते हैं। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन दिया है कि इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी सूत्र सूत्र वॉज रिटन बाय बौद्धायन। एंड स्टेटमेंट टू दिया हुआ है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया था 1980 में। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट एंड नन ऑफ देम आर करेक्ट। अब जब मैंने इसका आंसर चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत अपने नोट्स में आऊंगा और वो दो स्टेटमेंट्स को यहाँ लिख लूंगा, ताकि वो मेरे नोट्स में ऐड ऑन हो जाए। तो ये ऐड ऑन करते 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड और हैफाजर्ड नोट्स बना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी
कब हुआ करता था, कहाँ हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं 600 BC से 500 AD के दौरान, ठीक ठीक तो इसका डेट नहीं पता, पर इस टाइम पीरियड में तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखा गया है। गांधार में, गांधार कहाँ है आज के तारीख में, वो अफगानिस्तान में है। ठीक है। यहाँ पे मूलतः ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट एजुकेशन पे काम किया जाता था। 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। मिनिमम एंट्री जो थी इस यूनिवर्सिटी में जाने की, वो 16 साल की थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, चाइना जैसे कंट्री से आते थे। बेस्ट फैकल्टी मेडिसिन हुआ करती थी, यानी कि जो सबसे बेस्ट फैकल्टी थी इस यूनिवर्सिटी की वो थी मेडिसिन। यहाँ पे वेद, लैंग्वेज, ग्रामर, फिलॉसफी, मेडिसिन, सर्जरी, आर्चरी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, कॉमर्स, फ्यूचरोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑक्यूल्टेशन, म्यूजिक और डांस, ये सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होता था। यानी कि एक बहुत ही नामी विख्यात यूनिवर्सिटी के बराबर की यूनिवर्सिटी थी। आज की तारीख में आप इसको एमआईटी से तुलना कर सकते हैं, उस लेवल की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों एजुकेशन पे फोकस किया जाता था। इसके कुछ जो स्कॉलर्स है, जो एलुमनाइज है, उसमें हो गए एक आर्यभट्ट, पनिनी, जीवक हो गए। जीवक कौन थे? ये बुद्ध के, भगवान बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे। विष्णु शर्मा हो गए, बहुत ही विख्यात नाम है। पंचतंत्र जो है वो इन्होंने ही लिखा है। पंचतंत्र क्या है? ये कहानी का संग्रह है। पंचतंत्र कहानी का संग्रह है जो मोरल एजुकेशन देती है। सुश्रुता भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही एलुमनाई हो गए। और कौन सी किताबें इस दौरान लिखी गई हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड, किस व्यक्ति ने कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये लोग। जैसे सूत सूत्र बौधायन ने लिखा है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कर आचार्य जी ने लिखा है, और पतंजलि महाभाष्य जी ने लिखा है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए उन्होंने किताब दे दिया और ऑथर पूछ लिया किसने लिखा है। तो ये चीजें आपके जहन में अच्छे से होनी चाहिए, है जी। तो बहुत बढ़िया बात है, हमने ये भी समझ लिया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी नॉलेज हमने गैदर कर ली, सारे फैक्ट्स चेक कर लिए। लेकिन अगेन, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें आपको कुछ और भी फैक्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज तक्षशिला यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स तो खत्म नहीं होंगे ना, वो तो अनगिनत उनके फैक्ट्स होंगे। तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए फैक्ट्स जितना हो सके आप कलेक्ट करिए। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ था? बिहार, यानी राजगीर बिहार में एग्जिस्ट करता था। 427 एडी से 1197 एडी के बीच में ये पाया जाता है। तो ये बर्थ प्लेस ऑफ सरिपुत्ता है, सरिपुत्र जी का बर्थ प्लेस है। इसके फाउंडर, इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं कुमार गुप्ता, याद रखना है नाम। इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम दिया था 2016 में। यहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पे अक्सर आपको ना उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, या स्टेटमेंट टू दे दिया कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी नालंदा में, तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। ऑप्शंस में अगर रहेगा स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, तो आपको उसको चुनना है, यानी चूज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। इसके बाद यहाँ के जो चांसलर थे उसे हम कुलपति कहते थे, वो शीलभद्र थे। बुद्धिज्म एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था इसमें, और बुद्धिज्म में भी खासतौर पे महायान बुद्धिज्म, जो अपर व्हीकल होता है, हायर व्हीकल। इस यूनिवर्सिटी में कुल 8 हॉल थे जिसे हम समग्रह करते थे। 300 स्टडी चेंबर हुआ करते थे। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर हुआ करते थे। ये बात हवा में नहीं, ये बात ह्यून संग ने डॉक्यूमेंट की है जब वो यहाँ पढ़ने आए थे। एंट्रेंस टेस्ट होता था जहाँ पे पासिंग रेशियो बहुत ही कम था, यानी 10 में से 2 ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते थे। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का नाम धर्मगुंज था, और लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डिपार्टमेंट। वो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? नाम याद रखना है, रत्ना सागर, रत्नोदवी और रत्नयोजक। ये 9 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी। इतने किताबें थे इसमें कि जब इसको जलाया गया आतताइयों के द्वारा, तो ये ऐसा कहा जाता है महीनों तक जली थी। महीनों तक जली थी, किताबें जल रही थी। ठीक है, तो किताबें तो नहीं, मैं कहूंगा ज्ञान जो था वो जल रहा था, जो नॉलेज था, जो अपार नॉलेज था वो जल रहा था। इस यूनिवर्सिटी में अपना एक ऑब्जर्वेटरी भी था, जिसका नाम अम्बुधारावलच्ची कहते थे। अम्बुधारावलच्ची, ओके, बहुत ही डेंजरस नाम है। 2010 में इसे रीबिल्ड किया गया, यानी कि वापस इसे बनाया गया सरकार की कोशिशों के द्वारा, और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इसमें स्टार्ट किया गया। ह्यून संग इसके एक स्कॉलर थे, यानी कि एलुमनाई थे, और नागार्जुना भी इसके एक एलुमनाई थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्वेश्चंस इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखिए, आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में एक आता है वल्लभी,
वल्लभी जो है वो 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी में पाया जाता था। सौराष्ट्र में है ये, गुजरात में। 6,000 मंक इसमें थे। ये भी बुद्धिज्म एजुकेशन में फोकस करता था। हियन संग यहाँ भी पढ़ाई कर चुके थे, और यहाँ पे एक और एल्युमनाई थे, इत्संग। मैत्रक किंगडम के राजा भटर्क ने इसका निर्माण किया था। इसमें जो बेस्ट फैकल्टी थी वो थी हीनायान बुद्धिज्म। याद याद रखना है आपको, नालंदा में महायान था और इसमें हीनायान बुद्धिज्म है। इसका जो फाइनेंस था वो बहुत ही अच्छा था 755 एडी तक, लेकिन बाद में जब अरबियंस इंडिया आए तो उन्होंने इसे तबाह कर दिया। और इसके कुछ और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे गुणमती और शेतरमती, इसके स्कॉलर्स हैं। सितंबर 2017 में गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स थे कि इसको रिवाइव किया जाएगा, उस पर काम चल रहा होगा। इसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बात कर ले, 800 एडी टू 1023 एडी के बीच, अगेन बिहार, भागलपुर में। सो बिहार आज के तारीख में एक पिछड़ा हुआ राज्य है, पर उस समय बिहार वॉज अ सेंट्रल हब ऑफ एजुकेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इससे मिलता है कि कोई कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जगह या कोई भी समाज अ, मतलब ऊंचाइयों से धरती पे तुरंत आ सकता है। आज बिहार की जो छवि है और जो स्टैटिस्टिक्स है बिहार का, वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। पर एक समय बिहार का डंका बोलता था पूरी दुनिया में। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 800 एडी से 1023 एडी के दौरान इसमें पढ़ाई हुई है। भागलपुर में ये है। महाराजा धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था। आप देख सकते हैं यहाँ किंग धर्मपाल मैंने लिख रखा है। महाराजा धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था। ये सिर्फ उनके लिए था जो मंक बनना चाहते हैं, यानी कि इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। अगर आपने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया तो आप मंक ही बनेंगे। ठीक है। इसमें महायान बुद्धिज्म पे काम किया जाता था। इसमें एक अध्यक्ष हुआ करते थे। एक अध्यक्ष के अंदर 6 द्वारपाल होते थे। फिर महापंडित होते थे, जिसके अंदर 108 पंडित होते थे। हर 108 पंडित के अंडर 160 प्रोफेसर्स होते थे, और उनके अंडर 1,000 भिक्षु होते थे। तो ये इसका हायरार्की सिस्टम था। ठीक है। इसका सेंट्रल बिल्डिंग जो था उसका नाम था विज्ञान भवन। तांत्रिसिज्म इसकी बेस्ट फैकल्टी थी। और इसके जो कुलपति थे उनका नाम था महाष्टवीर। कुलपति का नाम था महाष्टवीर। तो ये हमने विक्रमशिला के बारे में पढ़ा। इसके अलावा शॉर्ट में हम बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक बार देख लेंगे। तो बाकी यूनिवर्सिटीज में एक तो आते हैं उदंतपुर, बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है, अगेन मगध, अगेन बिहार। फिर जगदल्ला, बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है, महाराजा रामपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, बंगाल के भूमि पे ये है। फिर मिथिला, मिथिला अगेन बिहार, जहाँ पे विद्यापति जिसके एलुमनाई थे। फिर नोदिया, नोदिया अगेन बंगाल में है। नोदिया में जयदेव है, रघुनाथन है। उज्जैन एक हब हुआ करता था अपना, उज्जैन महाकाल की नगरी। सल्तोगी एक कर्नाटक में, तो पहला हमें मिला कुछ साउथ इंडिया से। और उसके बाद एन्नाजिरम, एन्नाजिरम तमिलनाडु से था, तो ये भी एक एजुकेशनल हुआ करता था। पर जो मेन क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, इनसे ही बनेंगे। तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इनमें से लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का एंशियंट एजुकेशन पे हमने एंशियंट यूनिवर्सिटीज पे बात किया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनईपी 2020 आपको यहाँ दिख रहा है, पर ये मैं बिल्कुल लास्ट में कवर करूंगा। इसके बाद हम जाएंगे कॉलोनियल वाले एजुकेशन पे, कि कॉलोनियल ब्रिटिश में, कॉलोनियल पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, हायर एजुकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगे होंगे, और आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा एग्जाम से पहले। हाँ जी, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और भी लेक्चर्स लेके आऊंगा मैं, जहाँ पे आपको अच्छे से मैं रिविजन कराऊंगा, जितने भी यूनिट्स पॉसिबल हो सकते हैं एग्जाम से पहले तक। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट minute of this video. And please do not forget to hit the like button, subscribe, share, hit the bell icon, and share it with your friends, because this is how the algorithm works. If you like, if you comment, then only इस वीडियो का रीच जो है वो बढ़ेगा, और इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। अदरवाइज इसका जो मकसद है लोगों तक पहुंचना, एक्सपीरियंस तक पहुंचना, वो तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हायर एजुकेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और फटाफट उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय। टेक केयर।